दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुफ्तगू। कुछ हलचल इस वक्त चल रही हैं, कुछ शोर शराबा चल रहा है, कुछ अंडर करंट चीज़ें भी चल रही हैं। तीनों पहलुओं पर बात करते हैं। शोर शराबे पे बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा जो कॉमन गुफ्तगू है उसे करते हैं। और कॉमन गुफ्तगू का हिस्सा होगा कि चाइना के अंदर आखिर बिल गेट, एलन मस्क और इस वक्त महमूद अब्बास। और महमूद यहाँ तक अगर बात होती तो भी कुछ और बात थी, मगर ब्लिंकन का चाइना पहुँचना, उसके पीछे का मकसद, और क्या अमेरिका जीतने जा रहा है या हार मानने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा हम सिनेरियो देखेंगे कि बड़े सगीर में भी क्या हलचल चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस वक्त जो एक समिट चल रहा है रशिया के अंदर, वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हैं, जिसमें जो एक विकास मेला लगा है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बातें की जा रही है, यानी एक तरफ दुनिया का कुछ हिस्सा या वो जो अपने आप को पूरी दुनिया समझते हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि रशिया बर्बाद हो गया है, रशिया तो ख़त्म होने वाला है। दूसरी तरफ वहाँ पर एक मेला चल रहा है जिस मेले में मतलब से एक समिट चल रहा है जिसमें इकोनॉमी की बात चल रही है, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात चल रही है, एससीओ की बात चल रही है। वो सब कुछ क्या भारत भी पहुँचे हैं। भारत की जो मेजर कमेटी है SIP, वो भी, माफ़ करना मैं पता नहीं सही गलत नाम ले रहा हूँ कि सही उस एजेंसी का, मगर जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उसका काफ़ी बड़ा दखल है संगठन का, तो वो वहाँ पर कुछ उन्होंने कमिटमेंट किए हैं कि हम रशिया से काफ़ी कुछ इंपोर्ट भारत में करेंगे और इसमें हम रशिया को मदद भी करेंगे, यानी व्यापार बढ़ाने की बातें हो रही है। दुनिया के तमाम देश भी उधर अपनी हलचल बढ़ाए हुए हैं। ये एक कोने में एक वार भी चल रहा है जिसे यूक्रेन कहते हैं, मगर रशिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्लान, वो लोगों के साथ मीटिंगें करना, बातचीत करना, ये भी साथ साथ चल रहा है। और दुनिया धीरे धीरे रशिया की तरफ राग़िब होना शुरू हो गई है। रशिया के साथ ये मीटिंगें और लोगों की भागदौड़ थोड़ा देर में लगेगी, मगर रशिया ने जिस गेम को प्लान किया था कि वो ताकत के तौर पर, यानी कि एक अकेले अमेरिका का मुतबादिल रशिया नहीं हो सकता, ये बात मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जानते थे। इसीलिए उन्होंने जो इकोनॉमी, आर्थिक कॉरिडोर के तौर पर या लोगों को बिजनेस देने के, उनको सहायता देने के लिए, एक फाइनेंस करने के लिए जो कुछ एक मुतबादिल अमेरिका का चाहिए था, जिसे अमेरिका अपने दोस्तों को मिलाकर करते हैं, उसे अकेले चाइना के ज़रिए हैंडल कर लिया गया है। और इसका सबूत ये है कि बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर आप जानते हैं कि बिल गेट एंड एलन मस्क जैसे लोग हैं जो दुनिया की सरकारों के साथ जाकर डील करते हैं। अमेरिका की और ब्रिटेन की एजेंसी है USAID, जो PPP मोड पर कहने का नाम होता है, मगर ये सभी देशों के अंदर जाकर पार्टनरशिप अपनी डालती है। और बिल गेट भी अपने NGO के बहाने इन्हीं एजेंसियों के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्थान और ये सब बातें कर कुरा के, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन बातों का मतलब कुछ नहीं होता। असल में ये लॉबिंग होती है, और लॉबिंग के अलावा बिजनेस की हिस्सेदारी अडॉप्ट करनी होती है या छीननी होती है। जो भी इसे किया जाता है उसमें तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बिल गेट ने अपने काम को अमेरिका की तरफ से, अपनी एजेंसियों की तरफ से बखूबी निभाया है। बिल गेट, रॉकफेलर और ये सब जो उसके पीछे की एक जिसको मतलब ज़रूरी नहीं कि भाई मज़हब का नाम लिया जाए, किसी धर्म का नाम या कम्युनिटी का नाम लिया जाए, पर एक ख़ास तबका जो अमेरिका में है, उस जो अमीर तरीन हैं और बिज़नेस पे दुनिया के होल्ड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है बिल गेट एक चेहरे के तौर पर या फिर खुफिया तौर पर। तो उसका अचानक, यानी पहले कुछ दिनों पहले एलन मस्क का जाना, मैं एक बात एलन मस्क के बारे में भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बताता हूँ। एक संगठन दुनिया में है,
उस संगठन की मीटिंगें कहाँ होती है, क्यों होती है, ये भी एक दीगर बात है, एक डार्क वर्ल्ड है। एक अदृश्य सरकार चलाते हैं वो लोग, और इस तरह के बहुत से लोग हैं, 100 से 150 लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद ये तय करते हैं कि दुनिया में कहाँ कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन आर्मी चीफ होना चाहिए, किस तरह की एजेंसियों को काम करना चाहिए। ये सब कुछ जो है मोटा माटी वो तय करके अपने फंडिंग की प्लानिंग करते हैं, और फिर वो चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए हो, या फिर एजेंसीज़ के ज़रिए हो, या फिर सोशल मीडिया संगठन और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जो फंडिंग उनका प्लान होता है, उनका एक ऐसा प्लान है जिसे आम लोग ना अभी चर्चा में ला पाए हैं, ना इसका विश्लेषण की अभी कोई संभावना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, और जिन्हें पता होता है वो खुद इसका एक मोहरा होते हैं, तो वो क्या जिक्र करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक खामोश दुनिया है जो चलती है, और एलन मस्क 4 साल उस खामोश दुनिया को भी लीड कर चुका है। ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता था। एलन मस्क का चाइना के साथ चले जाना, चाइना में जाके वक्त देना, और अपने बिजनेस की डेवलपमेंट या अपनी चीज़ों को लेकर सिर्फ बिजनेस और आने वाली अर्थव्यवस्था की जड़ों को जो है सिर्फ चाइना के साथ रिलेट करना या कोलेट करना ही एक मकसद नहीं, बल्कि इजराइल जो इस वक्त डिफेंस मोड में आ चुका है, यानी पहले वो बहुत ऑफेंसिव होता था, दुनिया को धमकी देता था, फिर थोड़ी कम देने लगा, और उसके बाद फिर वो अब अपनी डिफेंस की पोजीशन में पहुंच गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो गई है। अब वो दुनिया को कहता है मुझे बचाया जाए, मेरे पर हमला हो सकता है। ये सब बातें एक डिफेंसिव मोड में आ गई है। ये बातें भी चल रही हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क भी ऐसी ही कम्युनिटियों से आता है, और बिल गेट भी ऐसी ही कम्युनिटियों को रिप्रेजेंट और बल्कि उनके चेहरे के तौर पे काम करता है, उनकी चाबी के तौर पे काम करता है, जो इजराइल को बनाए रखना चाहती हैं, जो उन ताकतों का दुनिया के फाइनेंस पर कब्जा होने के साथ साथ प्रत्यक्ष तौर पर अपनी एक ज़मीन के टुकड़े इजराइल से जो है वो दुनिया पे एक राजतंत्र स्थापित करने का एक पूरा एजेंडा है। वो न भूले हैं, न उन्होंने उसको छोड़ा है, वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात आप अच्छे से मान सकते हैं, जब तनातनी का दौर हो, जब कहा जा रहा हो कि चाइना को ख़त्म कर देंगे, ताइवान मिटा देगा, ये कर देगा, जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं, लार्सन आ रहा है, कभी जॉनसन जा रहा है, तो ये जो चल रहा है चीज़ें, ये इनका शायद आपको समझ लेना चाहिए कि इंटरनली घुटने टेके जा चुके हैं। श्रृंगेला में की जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें चाइना ने जिस तरह की धमकी दी थी कि हमने माना कि अमेरिका के पास बहुत नए हथियार होंगे, मगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नए और बहुत ज़्यादा हथियार हैं। ये बात कह देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधे मुंह पे थ्रेट किया कि तुम में हिम्मत है तो आओ हमला करके दिखाओ, और हिम्मत अमेरिका में नहीं है, ये सही है। मगर जब मैं ये बातें करता हूँ कि अमेरिका में हिम्मत है कि नहीं है, और वो हमला करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब बिल्कुल मत लगाया कीजिए कि वो बस अब कोई एक कोने में कबड्डी हार गया है और बैठ जाएगा और उसका जैसे चाहे कोई कान ऐठेगा। ऐसा नहीं होता है। हार जीत का मतलब यही है कि जिस तरह यूएसएसआर को उन्होंने पछाड़ा, और पछाड़ने के बाद सुकड़ता चला गया, मगर यूएसएसआर यानी रूस अपने आप में इतना कमज़ोर कभी नहीं हुआ जिस पर अमेरिका या ब्रिटेन डायरेक्ट हमला कर सके, नहीं हो पाया ना कभी। तो इसी तरह की स्थितियां जो है अमेरिका के अंदर भी आप मान के चलें कि ख़त्म तो ज़रूर होगा, मगर सूरत हाल क्या होगी ये बिल्कुल 0/0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी अपनी रिवाइजेशन के लिए फिर वो कवायद शुरू करेगा और फिर अपने साथियों को ढूंढेगा। यहाँ जो F-16 देने की बात थी उनको नहीं दिया जा रहा, पायलटों को सिर्फ जो है ट्रेनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि जानते हैं कि F-16 के मैदान में उतरने के बाद उसकी तैयारियां रशिया ने कर ली है, और अगर रशिया इन तैयारियों का जवाब अमेरिका को देगा तो F-16 के बाद उसके पास अपने जहाज़ बेचने की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। यही बात एलन मस्क के टीम के लोग या फिर माफ़ करना बिल गेट के ऊपर के लोग जो हैं वो ये बात जानते हैं कि अब अमेरिका में बैठकर अमेरिकी बाज़ार को ग्लोरीफाई करना अब उनके बस की बात नहीं रही है। यानी नई दुनिया का जो अड्डा है वो जो जहाँ जहाँ बनाया जाएगा रशिया और चाइना द्वारा, वो अड्डे होंगे, और उन्हीं के हिसाब से नए बिजनेस को नई तरीके से डेवलप करना होगा। अगली दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाली, रोबोटिक और सब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर जो है वो मुनसर करेगी। और इसके लिए जो कुछ ज़रूरतें होंगी या जो कुछ डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी वो अगले बहुत सालों के बाद इसको खोलने का मौका मिलेगा। फ़िलहाल इसका वाइंड अप शुरू हो चुका है, रोल बैकिंग शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ बिल गेट अपनी बातें करने, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, शायद वो अपने कुछ पैगाम भी देगा, शायद इजराइल के को लेकर भी खुफिया तौर पर कोई बात एलन मस्क ने की हो और ये बात जो है बिल गेट भी जो एजेंडे में शामिल ना हो मगर की जाए, क्योंकि अब इजराइल के बचाव की नौबत आ चुकी है। महमूद अब्बास जो है चाइना में हैं, वो क्या कर रहे हैं और इस पर उनकी मदद के लिए क्या चाइना ने जवाब दिया है, इस पर वापस लौट के आते हैं, क्योंकि ब्लिंकन भी जाने वाला है, वहाँ भी लौट के आते हैं कि ब्लिंकन क्या बात करने वाला है, असल में उसका असल मुद्दा क्या है और उसके पहुँचकर इस मुद्दे पर बात करने का मतलब जो है वो क्या होता है, इस पर आते हैं। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। जब मैं बात कर रहा था नए हथियारों की, तो आपको एक जो शायद पता नहीं आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंची है ये इन्फॉर्मेशन, S-350 S-350 एयर डिफेंस सिस्टम जो बनाया है रशिया ने, वो टोटल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 के बीच का है। S-350 वो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली वो दुश्मन को पहचानता है, डिटेक्ट करता है, उससे अपने आप का बचाव भी करता है, उसे जाके हमला भी करता है। ये ड्रोन को भी मार गिराता है, ये जहाज़ों को भी मार गिराता है। और ये इस वक्त ड्रोन और जहाज़ों को यूक्रेन की धरती पर जो हाई तकनीक या स्टिल तकनीक से लैस भी जिन हथियारों का इस्तेमाल पश्चिमी जगत वहाँ टेस्ट के तौर पर कर रहे हैं, उनको S-350 वो उसको निशाना बना रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आगे भी एक और हथियार जो है एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर मौजूद है, बल्कि कई और रशिया के पास मौजूद हैं जो आपकी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वॉर एस्केलेट क्यों नहीं होगी या परमाणु बम तक क्यों नहीं जाने की स्थिति है, क्योंकि अगर 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले B-52 और उसके इक्वल जहाज़ अमेरिका उड़ाता है तो रशिया उन्हें धराशायी करने में सक्षम है। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका परमाणु हमले इन जहाज़ों से कर पाए, उनको उससे पहले ही ज़मीन पर गिरा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। ये इस रिस्क को लेने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो श्रीलंका भी अमेरिका के हथियार नहीं खरीदेगा। तो बाज़ार की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई दुनिया में होती नहीं है। लड़ाई सिर्फ बाज़ार की होती है, और बाज़ार और आधिपत्य की लड़ाई। आधिपत्य क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बाज़ार चाहिए होता है। यही सब कुल मिलाकर जो चल रहा है मामला, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ आ पहुँचा है कि इस वक्त एक तरफ यूक्रेन को लंबे समय तक युद्ध में चारे की तरह, यानी यूक्रेन तो नहीं, अब यूक्रेन की ज़मीन पर बहुत से अपने बंधक देशों को, यूरोप के देश जिस तरह से बंधक हैं अमेरिका के इस वक्त और ब्रिटेन की षड्यंत्र के ज़रिए जो बंधक बने हुए हैं, उनके फौजियों को मीडिया का इस्तेमाल करके उनके लोगों को थोड़ा जोश दिलाना, फिर उनके लोगों को फौजियों को, अमलों को अपने पास लेना और फिर यूक्रेन की धरती पर ले जाकर उन्हें नए नए हथियारों को बनाते रहना और उनको देते रहना, और एक प्रॉक्सी के तौर पर भी या एक ऐसी वॉर के तौर पर जिसे पूरी तरह न लड़ा जाए और न पूरी तरह बंद किया जाए। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वॉर का फैसला हो चुका है, यूरोप, नाटो, अमेरिका सब हार चुके हैं, क्योंकि ना ये रशिया के एक कदम को रोक पाए। रशिया अपना जहाँ चाहता है वहाँ ज़मीन पे बढ़ जाता है, जहाँ चाहता है वहाँ आसमान पे बढ़ जाता है, समंदर पर पूरा कब्जा करके बैठा है। अगस्त का महीना आपके सामने आ रहा है, इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान के हाथ में जो है बॉस्फोरस आ जाएगा। ब्लैक सी की एंट्री और एग्जिट पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुर्की की मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो इनके पास तो वक्त ही नहीं बचा। जून, जुलाई, अगस्त में ये कहानी ख़त्म होने वाली है। मतलब आप देखेंगे कि अगस्त के महीने के बाद तुर्की दुनिया में एक अजीब
और एक ताकतवर के तौर पर उभर के आएगा, जिसमें चाइना का सहयोग भी होगा, जिसमें गल्फ भी इस वक्त उसको सपोर्ट करेंगे और रशिया भी सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो तय हो चुका है और अब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है और पश्चिमी जगत अब घुटने टेकना शुरू कर चुका है। घुटने टेकने का एक नतीजा और एक विजिट जो है वो ब्लिंकन करने जा रहे हैं चाइना, और चाइना में वो चाइना के साथ बात करने वाले हैं किन सब भावनाओं पे, वो इन सब भावनाओं पे बात करने वाले हैं कि क्या यूक्रेन का कोई शांतिपूर्ण हल निकल सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका, जहां दुनिया अपने घरों में झगड़ते थे, अपने देशों में झगड़ते थे और अमेरिका में जाकर उनके फैसले हुआ करते थे, चौधरी दुनिया का अमेरिका था और वहाँ लोगों के फैसले, उनके बंटवारे, उनके सुलह सफाइयाँ हुआ करती थी। आज अपनी जान, अपना फेस सेविंग मांगने के लिए ब्लिंकन जो है चाइना पहुंचता है कि चाइना के बीच में आने से शायद जो है कोई ऐसा रास्ता निकले कि थोड़ी बहुत लड़ाई वहां पर चलती रहे, जिससे राहत पूरी तरह से लंबे समय के लिए ना मिल पाए रशिया को, मगर चाइना के ज़रिए किसी न किसी एक हल्के फेस सेविंग हल पर आकर ऐसा कुछ किया जाए कि ये मामला इसमें से नाक निकल आए अमेरिका की बाहर, नाक निकल आए नाटो की बाहर। क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अगर कुछ दिनों के अंदर, यानी जून के अंदर अगर रूस के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं कर पाते हैं और यूक्रेन की किसी भी टुकड़े को नहीं बचा पाते हैं, देखिए ज़पोरिज़िया में जिस तरीके का इन्होंने रिटेलिएट ऑफेंसिव करने की बात की थी कि हम एक जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो की। यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मीडिया क्या दिखा रहा है बिल्कुल मुझे नहीं लगता आपको यकीन करना चाहिए। 1 इंच नाटो की फोर्सेस मिलकर 1 इंच ज़पोरिज़िया में पेशकदमी नहीं कर पाए। उनकी बुरी हालत जो है रशिया ने की है, रशियन फोर्सेस ने बुरी तरह उनको तोड़ा और नस्तो नाबूद किया है। आज भी उनके जहां ड्रोन रखे थे और जहां पर इन्होंने वो जाकर डिप्लॉय करके कोशिश करते हैं हमला करने की, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल एक ये कहा जाए नाटो के हथियारों का, अमेरिका के हथियारों का एक ब्लैक होल पूरी तरह से साबित हुआ है यूक्रेन, तो बिल्कुल गलत नहीं है। कहीं पर किसी तरह की कोई बढ़तरी हासिल नहीं है और संभावना भी नहीं है। यही वजह है कि एलन मस्क चाइना पहुंचते हैं, बिल गेट चाइना पहुंच रहे हैं, तो ब्लिंकन चाइना। अब महमूद अब्बास को बुलाया जाता है और महमूद अब्बास के साथ ये बात की जाती है और ये एक मामला दिया जाता है शी जिनपिंग की तरफ से कि 1967 की जो पोजीशन है उसको बहाल करने पर बात की जाए। यानी जो वहाँ पर धार्मिक स्थल है उनका कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुदाखलत शामिल हो। फ़लस्तीनियों की अर्थव्यवस्था, उनकी सुरक्षा को पूरी दुनिया को मिलकर एक यकीनी बनाना होगा। 1967 का मतलब है बहुत से इलाके इजराइल को छोड़ने पड़ेंगे, अपने आधिपत्य को छोड़ना पड़ेगा, ऑफेंसिव हरकतें बंद करनी पड़ेंगी। ये एक रिलीफ जो है इस वक्त जो इजराइल को मिलने वाला है, शायद इजराइल इसको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि इजराइल ये बात समझ चुका है कि अब वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। भले ही उसकी एक एयर डिफेंस सिस्टम को जर्मनी खरीदने की बात कर रहा हो, क्योंकि जर्मनी ने खुद ने एयर डिफेंस सिस्टम बनाई थी जो यूक्रेन में भेजी, जिनको पूरी तरह से खिलौना साबित किया रशिया फोर्सेस ने। और अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम भेजे, उनको भी वो भी एक खिलौना जो है साबित हुए, कोई सक्सेस उनको नहीं मिली। इजराइल ने बड़े षड्यंत्र और बड़े चालाकी के साथ अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन फोर्सेस में प्रत्यक्ष नहीं भेजा। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए जर्मनी को हो सकता है या फ्री में देने की बात कर रहा हो या कुछ और एक ड्रामेबाजी, ये बड़ी चालाकी से काम करते हैं इजरायली। ये भले ही इनका हथियार वो बड़ा काम का हो कि ना हो, मगर वो उसको ड्रामा बनाए रखने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और भले ही इसकी फंडिंग जर्मनी ना करके इसके पीछे को बचाने वाले लोग ही उल्टा इसकी कीमत भी अदा कर दें, मगर इसको मनोवैज्ञानिक बढ़तरी बनाए रखने की जो कोशिश है वो अब भी जारी है, जबकि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली। अलबत्ता अब जो ब्लिंकन चाइना पहुंच रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के एक माहौल क्रिएट किया जाए कि नाटो का मेंबर तो इजराइल यूक्रेन को नहीं बनाया जाए, जो नहीं बनाया जाएगा।
मगर चूंकि नाटो को रशिया छोड़ेगा नहीं, छुड़ाने की इनकी ताकत है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये नाटो में इसको शामिल करेंगे। मगर इजराइल जैसी स्थिति जो है, अमेरिका अब इसकी चाहता है कि यूक्रेन पे कोई ऐसी सहमति बनाई जाए कि इसकी सुरक्षा की गारंटी किसी तरह सब मिलके ले ले, नाटो में भी शामिल ना हो, शांति भी यहाँ कभी ना रहे और ये कभी ख़त्म भी ना हो और हम भी इसमें ना इन्वॉल्व हों, बचे नहीं बल्कि इसके ज़रिए अपनी कमाई करते रहें। तो दोस्तों ये एक षड्यंत्र जो है पूरी तरह से इस वक्त जारी है। मगर एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि ये तमाम षड्यंत्र करते करते दोस्तों, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी बातें अब डेवलपमेंट के बाद मैं अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताऊँगा, पर एक ज़रूरी बात आपसे कर लूँ। अमेरिका ने अपने गुरूर, अपने घमंड में अपने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और दुनिया पर अपनी पाबंदियाँ, क्योंकि इसके पास कुछ चीज़ें थी, उन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर को मजबूर किया, डॉलर के ज़रिए मजबूर किया कि हम जिस पर पाबंदी लगाएंगे वो विकास नहीं कर पाएगा। और एक एक करके ये लोगों देशों पर पाबंदी लगाते गए, यहाँ तक कि उनके सांस तक बंद कर दिए, जिसके नतीजे में चाइना ने एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को बढ़ाया। चाइना का मामला अलग है, वो अलग से बात ज़रूर करेंगे, मगर इसमें दो मामले आपको और जो ऐड कर लेने चाहिए कि रशिया पर लगातार पाबंदियां बढ़ाते गए, रशिया लगातार अपनी चीज़ों को, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर मुनसर करता गया और एक ताकतवर देश के तौर पर आज आपके सामने मौजूद है। ईरान पर अमेरिका ने इतनी पाबंदियां लगाई कि उसका गला घोट दिया, उसकी रोटी तक छीनने की कोशिश की जालिमों ने। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईरान की जो चीज़ें ये बंद करते गए, ईरान अपने घर के अंदर वो सब चीज़ें बनाता चला गया और आज हथियारों से लेके, खाने पीने की चीज़ों से लेके, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों से लेके ईरान के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया कि वो सब चीज़ें अपनी बना रहे हैं और बाकी अपने दोस्तों से जहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है वो ज़रूर ले रहे हैं। यानी जब आप किसी का नाक और मुंह दोनों बंद करना शुरू कर देते हो तो एक वक्त आता है कि वो अपने आप में इतना रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है कि वो बड़े से बड़ी ताकत को चुनौती दे उठता है, क्योंकि अब उसके पास सांस लेने के लिए सिर्फ उठ के खड़ा होने, अपनी ताकत को समेट कर उठकर खड़ा होता है और वो रिटेलिएट देता है। हो सकता है कि वो उसमें हार जाए, पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऐसे जालिमों के फना करने के लिए उठता है, क्योंकि उसे अपनी मौत का गम नहीं रहता और वो उसके बाद उसको यही लगता है कि मुझे अब इस जालिम को मिटाना है। ये सिचुएशन जब पैदा होती है लोगों के जहन में, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ईरान एक छोटा सा देश होने के बावजूद अमेरिका को जो धमकी दे रहा है, अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उसके साथ उसके लड़ाई करने की। यानी इजराइल को बचाने के लिए ही ब्लिंकन जो है और अपने नाक को बचाने के लिए चाइना की तरफ पहुंच गया है। ये स्थिति, ये जालिम जो लोग होते हैं ये कायर भी बहुत होते हैं, याद रखना तुम सब लोग भी, ये बहुत डरपोक होते हैं। जब तक ये जुल्म कर सकते हैं तो इतना जुल्म करते हैं कि तुम्हें जिंदे को खा जाते हैं, मगर ये डरपोक इतने होते हैं कि इनको लगता है कि सामने वाले का मुक्का मजबूत हो गया और अब दांत भी टूटेंगे और मुंह भी फूटेगा। ये जूतियां उठा के भागते हैं और कुत्ते से बड़े बदतरीन तरीके से भागते हैं, गीदड़ से भी बुरी तरह भागते हैं। ये बहादुर दिखने वाले निहायत डरपोक होते हैं, इनसे डरना मत। और तुम्हें भी एक बात बताता हूं, जो आज जिस तरीके की तुम समझ रहे हो जिनको मैं कह रहा हूं, तुम जो लोगों का गला घोटना बंद किया है, नाक मुंह बंद करना बंद किया है ना, अगर ये नाक मुंह बंद कर दोगे तो रिटेलिएट कैसा होगा शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम अनजान हो, अनपढ़ हो, गवार हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो। वक्त रहते चीज़ों को संभालो, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, दुनिया के लिए भी बेहतर होगा। दुनिया में जो एक घेराबंदी चल रही है तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। मेरे लफ्ज़ और मेरी शक्ल को याद रखना। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में इसकी भी डिटेल बताऊंगा। खुदा हाफिज़।